हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों आज जो है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 7 होगा जो कि जीएस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान कीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के हैं? मत्स्य पालन, बुनाई, कृषि, खनन और बैंकिंग। इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राथमिक सेक्टर होते क्या है। देखो दोस्तों, एक्चुअली जो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में हमारे जो 3 क्षेत्र हैं कौन-कौन से हैं? पहला है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, हिंदी में कहें तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, क्लियर? दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, क्लियर? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से काम आते हैं भारत में? जो आपके प्राकृतिक सोर्स होते हैं ना, जो हम रॉ मटेरियल जहाँ से लेते हैं, वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं या प्राकृतिक संसाधन जो हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके उदाहरण में ले लें जो इम्पोर्टेंट हैं। कई बार एग्ज़ाम में आया है, कृषि आपका प्राइमरी क्षेत्र का एक काम है। इसके बाद आपका दोस्तों मत्स्य पालन, ठीक है? मत्स्य पालन आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। वानिकी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है और आपका कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और हाँ खनन, खनन आता है आपका, एक उत्खनन आता है और आपका पशुपालन जो है वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्लियर? तो आपका क्या कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन और पशुपालन। ये जो 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पर खनन और उत्खनन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या आपको पता है? खनन का मतलब होता है खुदाई और उत्खनन का भी मतलब होता है खुदाई। तो दोनों खुदाई में अंतर क्या है? देखो, खनन में क्या होता है कि जो ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है, ठीक है? ऊर्ध्वाधर खुदाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल, यानी कि जो ऊपर से नीचे नीचे की तरफ जो खुदाई होती है ना, नीचे ऐसी, ये सिंबल की तरह, वो होती है आपकी खनन। और उत्खनन में दोस्तों होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज खुदाई। क्षैतिज खुदाई को खनन कहते हैं, ठीक है? और ऊर्ध्वाधर खुदाई को खनन कहते हैं, क्षैतिज खुदाई को उत्खनन कहते हैं, ठीक? ये तो रहा प्राइमरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में या द्वितीय क्षेत्र में वो गतिविधियां आती हैं जिसमें जो है आपका विनिर्माण का काम होता है, किसी चीज कोई बनाई जाती है, ठीक है, विनिर्माण या कंस्ट्रक्शन वाले काम, जैसे कि आपका ब्रेड ब्रेड बनाए जाते हैं, ठीक है। कपड़ा बुनाई, यहाँ पर कपड़ा भी बुनाई की जाती है, बनाने वाले होते हैं। और आपका विद्युत भी बनाई जाती है, तो ये क्या है, विद्युत क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपका गैस और आपका इसके साथ साथ जलापूर्ति, ठीक, गैस एवं जलापूर्ति जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। टर्सरी सेक्टर को दोस्तों जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गतिविधियां होती है जो हम लोगों को सेवा प्रदान करती हैं। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए बैंकिंग, बैंकिंग टर्सरी सेक्टर का एक पार्ट है। इसके बाद आपका परिवहन, ठीक है, इस टर्सरी सेक्टर का भाग है। बीमा और व्यापार, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्न कर सकते हैं आराम से। मत्स्य पालन की बात करें तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। इसको ऐसे ना लिखकर प्राइमरी सेक्टर को हम इस तरह से लिखेंगे, ये प्राइमरी सेक्टर का। बुनाई, बुनाई में बनाया जाता है तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। कृषि आपका प्राइमरी सेक्टर का, खनन आपका प्राइमरी सेक्टर का, बैंकिंग जो है दोस्तों टर्सरी सेक्टर का है। तो यहाँ पर हमसे प्राइमरी सेक्टर का पूछा है, तो 1, 2, 3 यानी कि मत्स्य पालन, कृषि पालन और खनन, यानी कि आपका कौन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन, यानी कि ए सी डी राइट आंसर होगा। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ए सी डी इज अ राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर
प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। मोमबत्ती, ठीक, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, तो मोमबत्ती से जलने से क्या, पहले माचिस से जलाते हैं, यानी कि ये रासायनिक ऊर्जा से आपको प्रकाश ऊर्जा देती है, तो इसका जो मैच हो जाएगा सी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा देती है। बल्ब आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश देता है, पहले हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी तो ये प्रकाश देता है, अर्थात बल्ब जो होगा वो आपके विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा होगा। सितार की हम बात करें, सितार आपका एक यंत्र है, अर्थात यंत्र बजाएंगे तभी तो ध्वनि आएगी, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। और लाउड स्पीकर को हम पहले इलेक्ट्रिसिटी देंगे, विद्युत देंगे तभी तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो यानी कि ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न आया जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का, यहाँ पर ये नहीं होगा, मोमबत्ती का जलना, ठीक, और मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये दोनों किस प्रकार की क्रियाएं हैं? क्या रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है? ठीक है, अलग अलग है दोनों। देखो, मोमबत्ती का जलना आपका क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि बत्ती अगर जल जाएगी उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक बार बन जाए वो दोबारा वापस नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती, वो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, जैसे सब्जी का पकना, एक बार सब्जी पका ली दोबारा तो उसको वापस ला नहीं सकते, है ना? तो ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। और मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक, भौतिक अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रियाएं दोस्तों वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसके मॉलिक्यूल नहीं बदलते, उनकी आकार बदलता है, शेप बदल जाता है। जैसे कि आपका हम बताएं, बर्फ का पिघलना, ठीक, पिघलना, ठीक, बर्फ है, H2 होती है, पानी बन जाएगा तब भी H2 होगा, यानी कि शकल या शेप बदल जाती है, आकृति बदल जाती है, लेकिन मॉलिक्यूल तो सेम रहते हैं। तो ये जो आपका भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? यहाँ पर मोमबत्ती का जिक्र हुआ तो हमने ये बता दिया। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें, कह रहा है कि जो संगठन दिए गए नाटो, सार्क, इंटरपोल और ओपेक, इनके हेडक्वार्टर बताने हैं। तो इसके अलावा यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो आपकी नाटो की फुल फॉर्म हो गई। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 4 अप्रैल, ये ईयर भी पूछ दी जाती है ना इनकी, 1949 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी, बेल्जियम की। बेल्जियम जो है आपका यूरोपियन एक कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है टोटल 32 कंट्री मेंबर हैं। ठीक, 32 देश इसके सदस्य हैं, और जो 32वां सदस्य बना था वो रिसेंटली ही बना है, जो आपका स्वीडन। ठीक, स्वीडन आपका 32वां मेंबर बना, ये एग्जाम में आ सकता है। अगर हम इसके महासचिव की बात करें तो मार्क रूट, मार्क रूट जो है वो इस टाइम नाटो के सदस्य हैं। ठीक, सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन। ठीक है, ये तो रहा सार्क के फुल फॉर्म। ठीक है, अगर सार्क का हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ठीक, कहाँ पर है, काठमांडू में। और इसकी स्थापना जो है 1885 को हुई। ठीक है, इसमें कंट्री मेंबर पूछ दिए जाते हैं, 8 कंट्री इसके मेंबर हैं। कौन कौन से वो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम है। ठीक है,
एक तो आपका अफगानिस्तान, AF का मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, नेपाल और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और आपका मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपके 8 कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। तो ये पूछ दिया जाता है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है? तो ऑप्शन में वो ज्यादातर लगता है म्यांमार, तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, बाकी सभी भारत के पड़ोसी तो देश है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। अगर हम इंटरपोल की बात करें दोस्तों, इंटरपोल इधर ले लेते हैं। इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो लियोन्स में है, ठीक है, लियोन्स। कभी-कभी लियोन्स ना देकर वो फ्रांस दे देता है, क्योंकि लियोन्स जो है फ्रांस का एक शहर है, क्लियर। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1923 को हुई, किसकी? इंटरपोल की, क्लियर। और इसमें 196 कंट्री मेंबर हैं, 196 कंट्री इसके मेंबर हैं और 96वां जो था वो आपका कौन सा द रिपब्लिक पलाऊ, पलाऊ कंट्री जो है इसका 96वां मेंबर है, ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में। अब हम इसका बात करते हैं। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में और इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स में है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यही दो ऑप्शन से मिल गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर, क्लियर। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि एपीईएस से आशय क्या है? एपीईएस का फुल फॉर्म पूछा है। तो ए फॉर आर्टिक, पी फॉर एपीईएस नहीं होगा दोस्तों, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। इसका जो है एईपीएस है, ठीक है। तो आर्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आर्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है? दिल्ली का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। पूरा से क्या आशय है? पूरा, पूरा की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है किसने लागू किया था? ये किसके द्वारा लाया गया था कॉन्सेप्ट? ये जो है जनवरी 2003 में लाए गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक। पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग एमिनिटीज एंड एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। यानी कि कहने का मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट का कि जो शहर की चीजें है ना वो गांव में ले जाओ, जैसे कि हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सब क्या है गांव की तरफ ले जाओ। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो पूरा का फुल फॉर्म हो जाएगा, प्रोवाइडिंग नहीं होगा, प्रोविजन होगा, सॉरी यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया। ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको शॉर्ट में कहते हैं प्रधानमंत्री जे वाई, पीएमजेवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये शॉर्ट फॉर्म देकर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों, ये जो लागू हुई, तो ये हुई 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू लागू किया था। तो किस वर्ष आई ये? 2014 में। इज राइट आंसर, क्लियर, याद कर लेंगे, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीएम जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, पीएमजीकेएवाई, ये जो है अप्रैल 2020 में आई, ठीक है। इसको जो है अप्रैल 2020 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में सर्दियों के समय बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, अगर हम ये दोस्तों उत्तरी भारत की हम बात करें, ठीक है, तो
उत्तरी भारत में क्या होता है कि इस तरह से अगर हम बात करें, ठीक, ये आपका उत्तरी भारत है, क्लियर। अगर हम उत्तरी भारत की हम बात करें और इस तरफ जो है आपका क्या है, कोई भूमध्य सागर है, ठीक, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के नीचे यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, और इधर आपका जो यूरोपीय ठंडी हवाएं साइबेरियन है, ठीक है। तो यूरोपियन की साइबेरियन की जो ठंडी हवाएं और यहाँ की सहारा मरुस्थल की गर्म हवाएं भूमध्य सागर में हो जाती है और यहाँ पर समशीतोष्ण की स्थिति पैदा कर देती हैं, ठीक। ये समशीतोष्ण हवाएं ऊपर उठती हैं और ये जो है पूरब की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ चलती हैं और इंडिया की तरफ जब चलती है तो इस तरफ जो है हिमालय से टकराकर यहाँ पर बारिश कर देती है। तो इस तरह से हवा को चलना इसको जो है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। हिंदी में कहें पश्चिमी विक्षोभ, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही यहाँ पर जो है उत्तर भारत में वर्षा होती है सर्दियों के दिनों में, ठीक है। इसको जो है राजस्थान में इसी पश्चिमी विक्षोभ को इस वर्षा को जो है राजस्थान में दोस्तों जो इसको कहा जाता है मवाद, ठीक, मवाद इसको राजस्थान में कहा जाता है, मवाट, क्लियर। और ये जो वर्षा है ना यहाँ पर रबी की फसल के लिए काफी उपयोगी होती है अर्थात गेहूं के लिए काफी उपयोगी होती है, इसलिए पंजाब इससे ज्यादा लाभान्वित होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी विक्षोभ। आई होप ये समझ में आया। ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से उठकर आता है, भूमध्य सागर इसका मुख्य रीजन होता है और उत्तर भारत में सर्दियों में बरसात का मुख्य कारण जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आता है। ये एग्जाम में कई बार आया है, क्लियर। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि यूएनओ द्वारा वर्णित एसडीजी, एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डी फॉर डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसको अगर हिंदी में कहें तो ये हिंदी में कहेंगे कि धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है, इसे कहते हैं धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है। ये तो आपका हुआ क्या एसडीजी के फुल फॉर्म, ठीक है। ये जो है इसके जो टोटल जो है दोस्तों 17 लक्ष्य हैं। कितने? 17 लक्ष्य। इन 17 लक्ष्यों को तो एक बार याद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से कुछ एग्जाम में पूछ जाते हैं कि कौन सा हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कि आपको पहला लक्ष्य पता होना चाहिए। फर्स्ट लक्ष्य क्या था? वो था गरीबी की समाप्ति, ठीक है। गरीबी की समाप्ति जो है पहला लक्ष्य था। याद कैसे करेंगे? पहला लक्ष्य क्या रखा कि हम भाई गरीबी पूरे भारत को मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कि हम भारत की बात करें, भारत में भी इसको अपनाया गया है। तो माना कि भारत का पहला लक्ष्य क्या है कि देश से पहले गरीबी हटाएंगे। जब गरीबी हट जाएगी तो हम भुखमरी को मिटाएंगे। याद करने का एक कहानी लिंक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? भुखमरी की समाप्ति करेंगे, ठीक। जब सभी देश भुखमरी की समाप्ति कर देंगे तो फिर उनको जो है तीसरा उनका लक्ष्य दे दिया क्या कि लोगों के लिए आप क्या करेंगे? फिर आप उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य और रोजगार देंगे, ठीक है। कहानी लिंक कर देना, पहले भुखमरी पहले गरीबी मिटाएंगे, फिर भुखमरी खत्म करेंगे, फिर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। जब स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ लक्ष्य दे दिया कि उनको फिर हम शिक्षा देंगे, एकदम गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे, गुणवत्ता परक शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। जब शिक्षा आप दे देंगे तो फिर जो हम लोगों के बीच में जो है ना लैंगिक भिन्नता है, लड़कियों के लिए कुछ और मानसिकता होती है और लड़कों के लिए कुछ और, तो उसको समाप्त करेंगे, यानी कि लैंगिक समानता लाएंगे, ठीक है, लैंगिक समानता लाएंगे। जब ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एकदम स्वच्छ जल प्रोवाइड कराएंगे, पीने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए एवं स्वच्छता, इन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये कुछ 6 हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। टोटल 17 है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले नंबर रैंक जो आई, यूएनओ ने जो इसकी रिपोर्ट इंडेक्स जारी किया उसमें पहले नंबर पर आया। इन 17 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो फिनलैंड नंबर 1 रहा,
ठीक, ये कई सालों से फिलहाल नंबर 1 रह रहा है और इसमें इंडिया की अगर रैंक देखें, तो इंडिया का रैंक जो है 2024 में 109 रैंक है, 166 देशों में। समझ सकते हो कि इंडिया अभी कितना पीछे है इन लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं आपके? वो हैं 17। क्लियर? ये बात समझ में आएगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हैं। ये सभी देशों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं 2030 तक। कब तक इन गोल को प्राप्त करना है? 2030 का लक्ष्य रखा है यूएनओ ने कि सभी देशों को 2030 तक जो 17 उन्होंने लक्ष्य रखे वो प्राप्त करने हैं, जिनमें से अभी तक नंबर 1 चल रहा है फिनलैंड। क्लियर? भारत 109 पे है 2024 के अकॉर्डिंग। क्लियर? प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह है? इंडियन सैटेलाइट की ये बात कर रहा है। इनसेट आपका इंडिया का है, कल्पना भी दोस्तों आपका इंडिया का है और आईआरएस भी आपका इंडिया का है। ठीक है? एडुसेट यानी कि एजुकेशन वाला सेट है, ये भी आपका इंडिया का है। स्पुतनिक इंडिया का नहीं है, ये आपका रूस का है और ये पहला विश्व का प्रथम स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो विश्व का प्रथम कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह है। ठीक? विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह और ये कब लॉन्च हुआ था? 1957 को ये लॉन्च हुआ था। क्लियर? कृत्रिम का मतलब होता है बनाया गया। ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बी डी नहीं ए बी सी ई ए बी सी ई ए बी सी ई ये होगा। ठीक है? तो राइट बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, कह रहा है कि मुगल शैली के लघु चित्रकार, जो मुगल शैली में लघु चित्रकार जो देखे गए वो स्वदेशी थीमों और शैलियों का देश थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो है ना, मुगल शैली के जो चित्रकार थे वो पर्शियन और उत्तरी यूरोपीय का एक मिश्रण है। ठीक है? तो पर्शियन और उत्तर यूरोपीय का एक मिश्रण है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु की एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, इसको क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, ये आपका क्या है? सपोज दैट ये आपका जो है पृथ्वी है। ठीक है? इस तरह से हमारा जो है ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जानते हैं कि आप कहीं परतें हैं। ठीक? पृथ्वी के ऊपर कई परतें हैं इस तरह से, है ना? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, ये सभी। ठीक? दोस्तों अगर ये क्षोभ मंडल है, आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर, ठीक है, 1 किलोमीटर जाने पर, ठीक है, पृथ्वी के जैसे-जैसे हम ऊपर परत पे जाएँगे तो तापमान में क्या होता है? ऊपर जाने में तापमान में कमी आती है। ठीक है? तापमान में क्या होती है? कमी आती है। ठीक? और 1 किलोमीटर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये सामान्यतः जनरली ऐसा होता है जब कंडीशन सब कुछ अच्छी रही ऊपर वातावरण में, तो जब ऊपर-ऊपर जैसे-जैसे जाएँगे, जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएँगे तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर ऊपर जाएँगे, फिर 1 किलोमीटर बाद कम हो जाएगा। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे, सपोज़ दैट एक लेयर ये है, एक लेयर है। माना कि यहाँ पर इसका जो है सपोज़ दैट ले लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। जैसे ऊपर आप जाएँगे 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 95 डिग्री हो जाएगा। फिर जैसे ऊपर 1 किलोमीटर जाएँगे, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे जाएँगे फिर आपका 85। यानी कि जब कंडीशन सब कुछ नॉर्मल होती है, तो नीचे की परत क्या है 100 डिग्री है, ऊपर की आती है नीचे की परत क्या होती है, वो गर्म होती है, ऊपर की परत ठंडी होगी। ये तब होती है जब कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है? लेकिन जब वातावरण साफ स्पष्ट अच्छा ना हो, तो क्या होता है इस कंडीशन में क्या होता है, कलर चेंज कर देते हैं। तब ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है। ठीक है? अब जब कमी आएगी तो जैसे ऊपर जाएँगे, सपोज़ दैट ये फिर ले लिया कोई ले यहाँ पर 100 है। ऊपर जाएँगे तो तापमान में नहीं, ज यहाँ पर गलती कर गए। तापमान में कमी तब आती है जब कंडीशन ठीक हो। जब ऊपर का जब कंडीशन ठीक नहीं है, यानी कि परिस्थितियाँ जब कुछ सही नहीं है, तो ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है।
तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ये बढ़ने का सिंबल है। माना कि यहाँ 100 था, 1 किलोमीटर गए तो हो जाएगा 105, फिर 1 किलोमीटर गए तो 110। इस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे वाली परत ठंडी, ऊपर वाली परत गर्म। देख रहे हो? तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है ना। जब नॉर्मल स्थिति होती थी तो नीचे की परत गर्म, ऊपर की परत ठंडी। जब कंडीशन सही नहीं है तो नीचे की परत ठंडी और ऊपर की परत गर्म। तो इस प्रक्रिया को, जब टेम्परेचर सही नहीं है ऊपर का और जब ऊपर की लेयर ठंडी हो, सॉरी ऊपर की लेयर गर्म हो और नीचे की परत ठंडी हो, तो दोस्तों इसे कहते हैं तापीय प्रतिलोपन कहते हैं। इसे कहते हैं तापीय प्रतिलोमन, ठीक, प्रतिलोमता कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? तापीय प्रतिलोमन क्या होता है कि क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाने पर तापमान का बढ़ना जो है तापीय प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक, क्या होता है एक बार हम लिख लेते हैं। क्षोभ मंडल में, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाने पर, ऊपर जाने पर तापमान का बढ़ना जो है वो तापीय प्रतिलोमन कहलाता है। तापीय प्रतिलोमन कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है भाई, ये माना कि ये गर्म है, ऊपर जाएंगे और गर्म, ऊपर जाएंगे और गर्म, तो यानी कि तापीय प्रतिलोमन में नीचे की परत ठंडी होती जाती है, ऊपर की परत उससे ज्यादा गर्म, ये उससे ज्यादा गर्म, ये उससे ज्यादा गर्म। आई होप बात क्लियर हुई होगी और समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 14 की हम बात करें, कह रहा है कि उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या कहलाता है? माना कि कोई चीज है जिसका वो नेचुरली, प्राकृतिक, माना कि यहाँ पर रहना पसंद करता है। ठीक, कोई जानवर या कोई भी प्रजाति इस जगह रहना पसंद करती है। ठीक है, उसका ये प्राकृतिक निवास स्थान है, वो यहीं पैदा हुई, सब कुछ उसके लिए अनुकूल है। इसको यहाँ से लेकर जाकर दूसरे एनवायरमेंट में यहाँ पर इसको रखा, यहाँ पर इसका संरक्षण किया। तो इस प्रकार का जो संरक्षण होता है वो उसको कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक, उसको कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, हिंदी में इसका नाम थोड़ा जटिल है, इंग्लिश में ही याद करें तो ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस प्राणी का जो नेचुरल आवास होता है, हैबिटेट होता है, उसको उससे हटाकर दूसरे एनवायरनमेंट में संरक्षण करना, उसका कंजर्वेशन करना, वो एक्स हेतु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। यही पूछा है कि बाहर प्रजातियों का परिरक्षण। ठीक है, इन सितु में क्या होता है कि जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसी एनवायरनमेंट में उसका लालन पालन करना आपका इन सितु कहलाता है। तो ये बात समझ में आई, ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर हम दोस्तों 15 की हम बात करें, निम्नलिखित में से 1857 का जो विद्रोह था, या इसे हम 1857 की क्रांति कहें, कि मुख्य नेताओं की पहचान कीजिए। 1857 की क्रांति कब हुई, एग्जैक्ट इसकी डेट क्या है, ये पूछ दी जाती है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये जो है 10 मई 1897 को हुई, और कहाँ से हुई, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और मेरठ कहाँ है दोस्तों, यूपी में है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने कहाँ पर क्रांति की थी, झांसी से जो लड़ाई लड़ी थी वो रानी लक्ष्मीबाई जी ने लड़ी थी। बिरसा मुंडा इससे रिलेटेड है नहीं। तात्या टोपे, तात्या टोपे का असली नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इनका नाम भी पूछ दिया जाता है, रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम है। नाना साहब जो थे ये कानपुर से लड़े थे। ठीक, और इनकी मदद की थी तात्या टोपे ने। बिरसा मुंडा जो है मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं। ज्योतिबा राव फूले जो हैं, उनको एक पुस्तक है गुलामगिरी, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछी जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कौन से, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब, ये तीनों ही जो है रिलेटेड है 1857 की क्रांति से। तो सी डी ई, सी डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ये बात समझ में आई। कब हुई थी, 10 मई 1857, ये डेट पूछ दी जाती है। कहाँ से हुई थी,
मेरठ से। बाकी थोड़ी कहानी इसका नहीं जानने का है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 16वां कि भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? ठीक, लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों ये आपका 11वीं शताब्दी में बना था। जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपका 12वीं शताब्दी में बना था। वहीं राजराजेश्वर मंदिर भी जो है 11वीं सदी के आसपास बना था। दशावतार मंदिर जो है 16वीं सदी में बना था। तो इस हिसाब से सबसे पुराना मंदिर जो हो जाएगा वो दशावतार। बट हम लोगों को अभी जानना है कि यहाँ से ये पूछ भी दिया जाता है कि ये मंदिर कहाँ है। तो दशावतार के अगर मंदिर की हम बात करें तो ये देवगढ़ में है और देवगढ़ का है ललितपुर में है। ललितपुर, और ये ललितपुर है कहाँ? यूपी में। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने तो ऐसे ही याद किया था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? यूपी में, ललितपुर में। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें ये उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी, ये भी उड़ीसा में है। राजराजेश्वर मंदिर की हम बात करें ये तंजौर में है। ठीक, और तंजौर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। इसको बनवाया किसने था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये एग्जाम में पूछ जाता है। राजराज प्रथम ने जो है इसका निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर इज इनमें से सबसे पुराना मंदिर है। क्लियर। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें, कह रहा है कि यूएन संयुक्त राष्ट्र, इसे हम कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कि आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है। तो दोस्तों यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कितनी है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की। इसकी ट्रिक हमने बताई थी, फ्रेश एसी। भाई एसी जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश है। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेश एसी से। एफ से आपका दोस्तों फ्रेंच, ठीक, फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर से दोस्तों रशियन। ई से आपका दोस्तों इंग्लिश। क्लियर। एच से आपका स्पेनिश। ए से आपका अरेबिक। और सी से है दोस्तों चाइनीज। चाइनीज की लैंग्वेज को मैंडेरिन भी कहा जाता है। मैंडेरिन, मैंडेरिन स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक एंड चाइनीज। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की। यूएनओ की स्थापना कब हुई ये भी पूछ जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है दोस्तों यूएनओ की स्थापना हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए जो 24 अक्टूबर को जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र दिवस एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्लियर। और इसका जो मेंबर जो है इसमें टोटल 193 मेंबर हैं, कंट्री मेंबर हैं। और जो 193 में जो कंट्री था वो इसका जो है दक्षिणी सूडान है। ठीक है, दक्षिणी सूडान जो है इसका 193वां सदस्य वर्तमान में। क्लियर। सो अब आंसर हम देखेंगे। कह रहा कि अंग्रेजी है, फ्रेंच है बट इटालियन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अंग्रेजी भी है, स्पेनिश भी है बट जर्मन नहीं है, ये नहीं होगा। फ्रेंच है, अंग्रेजी है, जर्मन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, तो ये ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। ये ट्रिक फ्रेश एसी करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम बात करें, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। अगर हम दोस्तों एससीओ की हम बात करें, ठीक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 2001 को हुई थी। ठीक है। इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, संघाई में नहीं है। ठीक है, संघाई नाम से संघाई नहीं मार देना, ऑप्शन में मिलता है। इसके अगर हम कंट्री मेंबर की हम बात करें, ठीक है, तो 10 कंट्री मेंबर हैं। कौन कौन से? एक तो देखो याद करने का तरीका, 5 आपके तान वाले हैं। 5 कितने हैं? तान। ठीक, जिसमें से आपका पाकिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
ठीक, याद करने के तरीके 5 स्थान है, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और एक आपका उज़्बेकिस्तान और एक और बचा है कौन सा? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान। हाँ, एक और होता है ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान ले लो, तजाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है, अफगानिस्तान को छोड़ दो। 6 ही कंट्री हैं जो तान से हैं, इसमें से अफगानिस्तान नहीं है। बाकी अपना इंडिया है, ठीक है, चाइना है और ईरान है और आपका रसिया है, ठीक, ये कंट्री हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कौन सा होता है? अ, पाकिस्तान 1, किर्गिस्तान 2, कजाकिस्तान 3, उज़्बेकिस्तान 4, ताजिकिस्तान 5, इंडिया, चाइना, ईरान और इराक, रसिया। और इसमें कौन सा याद नहीं आ रहा है। चलो एक और है, हाँ, 10वां कंट्री जो लेटेस्ट अभी ज्वाइन हुआ है वो है आपका बेलारूस, ठीक है, ये भूल गए थे। बेलारूस जो है इसमें ज्वाइन होने वाला 10वां कंट्री है, ठीक। तो ये हो गए आपके 10 कंट्री, क्लियर। और इसके वर्तमान में एससीओ के जो महासचिव जो हैं वो झाग मिंग हैं, ठीक, झाग मिंग जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अब इनमें से ऑप्शन आप देख लीजिए, चीन, रूस, उत्तरी कोरिया है नहीं तो ये ऑप्शन होगा नहीं, चीन, रूस, उत्तरी कोरिया ये होगा नहीं, चीन, रूस, जापान ये होगा नहीं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान 2 बार हो गया, एक जगह होगा तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा कि 10 कंट्री हैं, 5 तान वाले हैं, तो उसमें एक अपना इंडिया है, इंडिया का पड़ोसी देश चाइना भी है और ईरान, रसिया और बेलारूस, क्लियर। प्रश्न नंबर 19 की हम बात करें। 19 कह रहा है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? अगर हम दोस्तों अशोक के द्वितीय शिलालेख की हम बात करें तो इसमें जो है 5 राज्यों का वर्णन मिलता है, ठीक, 5 राज्यों का वर्णन मिलता है। कौन-कौन सा? एक इसमें जो है दोस्तों चोल का डिस्कशन मिलता है, चेरी का मिलता है, पांडे का मिलता है, सतियपुत्र का मिलता है, ठीक, और अंतिम जो है आपका ताम्रपर्णी का मिलता है, ताम्रपर्णी। और ये ताम्रपर्णी जो है वो श्रीलंका में है, ठीक है। तो इनका वर्णन मिलता है द्वितीय शिलालेख में, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, ठीक है। तो सातवाहन का नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सातवाहन। इसके अलावा प्रश्न पूछ जाता है कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? शिलालेख, ठीक। तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का युद्ध जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये पूछा जा चुका है कि कलिंग का युद्ध अशोक के कौन से में शिलालेख में मिलता है? तो कौन से में? 13वें शिलालेख में मिलता है। द्वितीय शिलालेख में इन 5 राज्यों के नाम मिल सकते हैं, ये आप याद कर लेंगे, और सातवाहन का नहीं मिलता है, क्लियर। प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें कि हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः, या मूलतः होगा, किस भाषा में लिखा गया है? एक तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक, गांधी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और ये कब छापी गई थी? ये 1919 में 1909 में छापी गई थी। और ये सर्वप्रथम जो है कहाँ से छपी थी? ये जो सर्वप्रथम है वो साउथ अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन में जो है प्रकाशित हुई थी। गांधी जी द्वारा लिखी थी, ये गुजराती भाषा में है, ठीक, मूलतः जो है ये गुजराती भाषा में है। गांधी जी की और पत्रिका की हम बात करें तो गांधी जी का हरिजन एक पत्रिका थी, यंग इंडिया गांधी जी की एक पत्रिका है और नवजीवन गांधी जी की एक पत्रिका है, क्लियर। इनकी एक बुक है एक्सपेरिमेंट विद माय, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनकी ट्रुथ लिख लो, बुक क्यों लिख दिया है?
ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे, उनमें से मात्र 1924 का सेशन जो था, जो हुआ था बेलगांव में। ठीक, बेलगांव में अध्यक्षता की, और बेलगांव कहाँ है? वो कर्नाटक में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का सेशन बेलगांव कर्नाटक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने नारा दिया था क्या? भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा, ठीक। करो या मरो का, डू और डाई का नारा इन्होंने दिया, करो या मरो। ठीक है, और यंग इंडिया को कंफ्यूजन ना करना न्यू इंडिया से। ठीक है, न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट की एक पत्रिका है, एनी बेसेंट। ठीक है, कभी कभी ये जल्दबाजी में हो जाता है कि यंग इंडिया को न्यू इंडिया से कंफ्यूजन कर देते हैं। क्लियर? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज इज इन गुजराती लैंग्वेज। क्लियर? प्रश्न नंबर 27 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर में फांसी पाया? एक्चुअली ये गोरखपुर में हुआ क्या था, एक कांड हो गया था जिसको बोलते हैं काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड जब घटना हुई थी, ये कब हुई थी? ये 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ या काकोरी कांड हुआ। इसमें जो है टोटल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 29 क्रांतिकारियों को क्या किया गया? गिरफ्तार। जिनमें से मुख्य गिरफ्तार कौन कौन हुए? अशफाक उल्ला खान, अशफाक, ये इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस कर रहे हैं, अशफाक उल्ला खां को गिरफ्तार किया गया। इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, और आपके रोशन सिंह भी थे, रोशन सिंह। ये एग्जाम ओरिएंटेड है और इनकी सबकी फांसी पूछ दी जाती है। यहाँ पर तो गोरखपुर की वाली पूछती है। अगर हम अशफाक उल्ला खां की बात करें, इनको फांसी जो है दोस्तों फैजाबाद में मिली, फैजाबाद जो वर्तमान में अयोध्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम रामप्रसाद बिस्मिल की बात करें, इनको जो है गोरखपुर में दी गई फांसी, गोरखपुर में फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में मिली, और रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। इलाहाबाद में इंपॉर्टेंट है, इन सब के किसी ना किसी के पूछ दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं या मैचिंग में भी पूछ दिए जाते हैं। क्लियर? तो गोरखपुर में किसकी? राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ये भी पूछ जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ। अगले प्रश्न की हम बात करें 22, निम्नलिखित में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, पहला पूछा है कौन सा विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करंट का प्रश्न है। ये जो है गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है, इनको मिला पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। क्लियर? भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो है गोविंद राजन पद्मनाभन हैं। प्रश्न नंबर 23, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया गया? तो ये जो पेश किया था किरण रिजिजू ने किया था। किरण रिजिजू जो है एक केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, इनके पास कार्य मंत्रालय या मंत्री ये हैं। प्रश्न नंबर 24, कह रहा है कि सभी फसलों का एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। एमएसपी खरीदने वाला भारत का पहला राज्य सभी फसलों पर, वो है आपका हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं और ये आज का अंतिम सवाल। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, ठीक, के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक जो है 8वीं है। क्लियर? सो ये तो इसका राइट आंसर था। ठीक है,
तो दोस्तों ये 25 प्रश्न थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे। पिछले 6 सेटों से ये थोड़ा अपर लेवल का, हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं अपने हिसाब से। ये घटना चक्र का हालांकि नहीं है, लेकिन ये हमने उसमें ऐड कर दिया है। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड था। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्लियर? सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।